हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज पचार आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो इसके जो पहले 33 क्वेश्चन हैं वो मैंने पहली वीडियो में सोल्व कर दिए थे। आगे के क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1568 में अकबर ने चित्तौड़ का फतेहनामा जारी किया था। निम्नलिखित में से किस फारसी ग्रंथ में फतेहनामा का पूरा उद्धरण दिया गया है? तबकात ए अकबरी, अकबरनामा, मुंतखब उत तवारिक, मुनसात ए नमकीन। ये दिया गया है मुनसात ए नमकीन में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में प्रांतीय राज्य हैं और सूची 2 में उनकी सत्ता के चरमोत्कर्ष का काल है। इसका सही मिलान हमें करना है। निजामशाही राज्य जो है इसका समय था 1489 से 1636 ईस्वी। कुतुबशाही राज्य 1512 से 1687। आदिलशाही राज्य 1489 से 1686 और मराठा राज्य 17वीं शताब्दी के मध्य से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, मुख्य काजी जब शाही कैंप के साथ चलता था तो कहलाता था? काजी उल कुजात, काजी अस्कर, सदर उस सुदूर, वकील ए सराई। तो वो कहलाता था काजी अस्कर। अगला क्वेश्चन है, ग्राम समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन 1 बर्नियर के अनुसार भारतीय किसान स्त्रीकृत नहीं थे। ये कथन सही नहीं है। ग्राम्य समुदाय आंतरिक विरोधाभास और अंतः शोषण से भरा हुआ था। ये सही है। उच्च वर्गीय किसान उत्तर भारत में खुदकास्ट, राजस्थान में घरूहला और महाराष्ट्र में मिरासदार के नाम से जाने जाते थे। ये भी सही है। निम्न वर्गीय जनसंख्या फसल के समय खेतों में काम करने के लिए सुरक्षित थी। उनमें बेगार भी करवाई जाती थी। ये भी सही है। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथनों में से एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, 1574 में अकबर ने अमीरों, नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों को मनसब आवंटित कर एकल सेवा तंत्र में बदल दिया। यह मनसब किसी अधिकारी के पद, वेतन और सैन्य दल के आकार को इंगित करता था। ये बिल्कुल सही कथन है। तर्क आर, व्यवहारिक स्तर पर कुछ बहुत छोटे या धर्म अधिकारियों को छोड़कर सरकार के सभी अधिकारी मनसबदार थे और किसी अधिकारी की पदोन्नति या पदावनति इस तथ्य से निर्धारित होती थी कि उसके अधीन कितने मनसब बढ़ाए या घटाए गए हैं। ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 फतेहपुर सिकरी मेहराबदार और धरनी स्तंभदार शैलियों का कौशलपूर्ण सम्मिश्रण है। ये बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन 2 आगरा के किले और फतेहपुर सिकरी शहर के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर प्रमुख सामग्री थी। ये भी सही है। फतेहपुर सिकरी की योजना अकबर की धार्मिक नीतियों के अंतिम प्रारूप के बाद बनी थी। ये कथन जो है वो गलत है। फतेहपुर सिकरी की योजना जो है वो उनकी अकबर की गुजरात विजय के बाद बनी थी। अकबर का अपना स्वयं का मकबरा सिकंदरा में उसके बेटे जहांगीर द्वारा बनवाया गया। ये भी सही है। इसका जो सही नहीं है वो है ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत प्रेरणा में ईरानी और क्रियान्वयन में भारतीय है? शेरशाह का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, इस्लाम शाह का मकबरा, पुराना किला। तो हुमायूं का मकबरा है वो प्रेरणा में ईरानी और क्रियान्वयन में जो है वो भारतीय है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, जरोखा दर्शन बादशाह के दर्शन के से दिन की शुरुआत करना दैवीय आशीष को हस्तांतरित करने का प्रतीक है। ये बिल्कुल सही कथन है। तर्क आर, दर्शनीय संप्रदाय इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वे बादशाह के दर्शन से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 मूर्तिकला की तुलना में चित्रकला को लेकर
मुसलमानों का रुख अपेक्षाकृत कम सख्त था। ये सही कथन है। हिंदुस्तान से बाहर के मुसलमानों के बीच विशेषकर निजी भवनों की दीवारों पर चित्रकारी करने की प्रथा पहले से मौजूद थी। ये भी सही कथन है। मुगल बादशाहों ने लघु चित्रों की जिस कला को संरक्षण और बढ़ावा दिया, वह असल में आरंभ में ईरानी चित्रकला की एक शाखा थी, जिसमें रेखाओं पर जोर रहता था, ब्यौरे की बारीकी पर काफ़ी ध्यान दिया जाता था और संदर्भ के प्रति सुचिंतित निरपेक्षता होती थी। ये भी सही कथन है। मशहूर चित्रकार अब्दुल समद और मीर सैयद अली काबुल से अकबर के साथ भारत आए थे। ये कथन जो है वो गलत है। अब्दुल समद और मीर सैयद अली को हुमायूं जो है वो फारस से अपने साथ लेके आया था। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, तैमूर के कुशल कारीगरों ने सिंधु नदी पर एक पीपों का पुल बनाया जिसे 21 सितंबर 1398 को पार किया गया। ये सही कथन है। ऑप्शन 2, तालमी शहर जो सुल्तान से 35 फरसाख की दूरी पर स्थित था, वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ने तैमूर का विरोध किया था। ये कथन गलत है। साल्ट रेंज के मुकदमों और रायों ने तैमूर को अपना इलाका पार करने में मदद की और उसका अनुग्रह प्राप्त किया। ये भी सही है। सफूरुद्दीन अली यजदी ने भारत पर तैमूर के आक्रमण का औचित्य साबित करने के लिए यह तर्क दिया है कि दिल्ली की केंद्रीय सत्ता हालांकि मुसलमानों के हाथ में थी, वह कमज़ोर थी। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, वतन जागीर एक आम शब्दावली है, इसका भू राजस्व किसका हिस्सा था? खालिसा भूमि का, पैबाकी भूमि का राजस्व, वतन जागीरदारों की आय का भाग, वतन जागीरदारों की अतिरिक्त आय का भाग। तो वो था वतन जागीरदारों की आय का भाग। ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इरफान हबीब ने किंग्सले डेविस के अनुमान कि मुगल भारत की जनसंख्या 1600 से 1750 तक 125 मिलियन पर स्थिर रही को यह तर्क देते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि किंग्सले शायद ब्रिटिश शासन के लाभ के लिए अति उत्साह में बह गया। यही सही कथन है। यही सोचकर जो है वो उसका तर्क अस्वीकार कर दिया था। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। उसने अकबर के काल की प्रति एकड़ उपज को अतिशयोक्तिपूर्ण रूप में वर्णित किया। ये कथन गलत है। उसने जब्ती प्रांतों एवं दूसरे इलाकों में फर्क नहीं किया। ये भी गलत है। उपयुक्त सभी तो सही नहीं है। तो ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, अकबर के दरबार में जो पहला साहित्यिक कार्य हुआ वह उसके दादा द्वारा रचित बाबरनामा का फारसी में अनुवाद था। बिल्कुल सही कथन है। बाबरनामा का अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था, जो बैरम खां के पुत्र तथा तुर्की भाषा के कवि थे। ये भी सही कथन है। हिंदवी को सुर सुल्तानों द्वारा अर्ध सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया। बताया जाता है कि यह प्रथा लोधी सुल्तानों ने शुरू की थी। बाबर कहता है कि ज़्यादातर अफगान फारसी नहीं बोल पाते थे। यह भी सही है। ऑप्शन 4, अकबर के दरबार में शेख याकूब सर्फी फारसी के उन महान विद्वानों में से एक था जो ईरान से आकर भारत में बस गया था। ये कथन जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी प्रादेशिक इतिहासों की प्रस्तुति में अत्यंत समृद्ध रहा। निम्नलिखित फारसी किताबों का मिलान उस क्षेत्र से करें जिन पर वह किताब केंद्रित है। खुलासत उल तवारिख जो है बंगाल उड़ीसा से, मिरात उल हकीकत गुजरात दिल्ली आगरा, रियासत अल सलातीन बंगाल बिहार उड़ीसा, और तुहफात अल किराम जो है वो सिंध क्षेत्र से पर केंद्रित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने मक्का जाने वाले एक हज शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था और 1582 में वापस लौटने से पूर्व वहां 2.5 वर्षों तक रही। निम्नलिखित में से कौन सी शाही महिला इस शिष्टमंडल का हिस्सा नहीं थी? हमीदा बानो बेगम, सलीमा सुल्तान बेगम, गुलनार आगा, कुलसून खानम। तो जो इस शिष्टमंडल का हिस्सा नहीं थी वो थी हमीदा बानो बेगम। ऑप्शन 1। भक्ति आंदोलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें।
ऑप्शन ए, रामानंद ने अपनी पुस्तक आनंद भाष्य में शूद्रों के वेद पढ़ने के अधिकार को स्वीकार नहीं किया है, सही कथन है। ऑप्शन बी, ज्ञानेश्वर की भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वरी भगवद गीता की मराठी में की गई व्याख्या या टीका है, ये भी सही है। चैतन्य के शिष्य चंडीदास ने अपनी पुस्तक चैतन्य भागवत में बताया कि चैतन्य किस तरह से निम्न जाति के लोगों से मिलते जुलते थे, ये कथन गलत है। ऑप्शन डी, 17वीं सदी के एक सूफी ग्रंथ मिरात उल असरार में कबीर को एक फिरदौसी सूफी बताया गया है, ये भी सत्य कथन है। नीचे दिए गए कूट में से सही जवाब बताएं, तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, मध्यकालीन भारत में यहाँ के उत्पादकों द्वारा तकनीकों के विकास तथा मशीनीकरण की उपेक्षा के अनेक कारण थे, सही कथन है। तर्क आर, किसी भी सुधार में जोखिम था और उसके लिए पूंजी की जरूरत भी थी। हिंदुस्तानी कारीगरों का मुनाफा इतना मामूली था कि वे ऐसी किसी कोशिश में हाथ नहीं डालना चाहते थे। ऐसी स्थिति में तकनीकी सुधार का दायरा वहीं तक सीमित रहता जो राज्य या कुछ धनी व्यापारियों द्वारा शुरू किया जाता, ये भी सत्य है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 ए सही है तथा आर ए की आंशिक व्याख्या ही करता है। अगला क्वेश्चन है, किस बैप्टिस्ट मिशनरी ने राजा राम मोहन राय के एकेश्वरवादी सिद्धांतों में आस्था व्यक्त की तथा उनके साथ यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की? ऑप्शन जो है वो है जॉन विल्सन, विलियम एडम, विलियम विल्बरफोर्स और चार्ल्स ग्रांट। तो ये इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 विलियम एडम। अगला क्वेश्चन है, साम्राज्यवादी इतिहासकार जेम्स मिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन 1, मिल अपने समय का एक प्रमुख उपयोगितावादी था, सही कथन है। ऑप्शन 2, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखते समय वह यात्रियों की जानकारियों पर अधिक निर्भर था, ये भी सही है। उसने माना कि भारतीय संस्कृति गतिहीन थी और इसका रूपांतरण पश्चिमी विचारों से ओतप्रोत था, ये भी सही कथन है। उसने प्राचीन भारतीय संस्कृति पर विलियम जोन्स और अन्य प्राच्यविदों के द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को स्वीकार किया, ये कथन गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम विद्वानों एवं सुधारकों में से कौन रूढ़िवादिता का समर्थक नहीं था? साहब अली उल्लाह, ये सही है। हाजी शरीयतुल्लाह, ये भी सही है। जमालुद्दीन अल अफगानी, ये भी है। विकार उल मुल्क जो है वो नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? ए ओ हयूम, जॉर्ज यूल, विलियम वेडरबर्न, हेनरी कॉटन। तो ए ओ हयूम जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस संगठन की पहचान कीजिए जिसने सामाजिक आर्थिक सुधारों को क्रियान्वित किया जिनमें महिला उत्थान पर ध्यान नहीं दिया गया था? ऑप्शन है देव समाज, मद्रास हिंदू एसोसिएशन, पूना सेवा सदन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है देव समाज, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी? तो इसके ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल। तो सैयद अहमद खान जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1909 में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल के निम्नलिखित में से कौन सदस्य नियुक्त किए गए थे? ऑप्शन 1, SP सिन्हा एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, KG गुप्ता एवं सैयद हुसैन बेलग्रामी, सर गंगा सिंह एवं आगा खां, CP रामास्वामी अय्यर एवं अली इमाम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, KG गुप्ता एवं सैयद हुसैन बेलग्रामी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में दी गई रियासतों में किन्होंने अपने राज्य में विश्वविद्यालयों की स्थापना सर्वप्रथम की थी? ट्रावनकोर एवं बड़ौदा, जयपुर एवं पटियाला, मैसूर एवं हैदराबाद, भोपाल एवं कश्मीर। तो मैसूर एवं हैदराबाद ने जो है वो
सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवादी चित्रकार नहीं था? माइकल मधुसूदन दत्त, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। तो माइकल मधुसूदन दत्त जो है वो राष्ट्रवादी चित्रकार नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के निर्णय को निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू किया गया था? 18 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 10 नवंबर 1905, 5 दिसंबर 1905। तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है वो लागू किया गया था। विधान परिषद में स्वराजवादियों के प्रवेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, भारतीय समाज के कर्मिक बदलाव के लिए इसका उपयोग किया, ये कथन गलत है। भारतीयों के लिए प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर इसका उपयोग किया, ये भी गलत है। औपनिवेशिक राज्य को समाप्त करने के लिए संघर्ष के तौर पर इसका उपयुक्त मंच के रूप में उपयोग किया गया, ये कथन जो है वो सही है। औपनिवेशिक राज्य के साथ सहयोग के लिए ये भी गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बुलाए गए सर्वदलीय सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया? M.R. जयकर, सरदार मंगल सिंह, सर अली इमाम, मोहम्मद शफी। तो मोहम्मद शफी ने जो है वो इसमें हिस्सा नहीं लिया। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस तिथि को एडविन मोंटेग्यू ने प्रशासन के प्रत्येक भाग में भारतीयों के साथ सहयोग बढ़ाने की ब्रिटिश नीति की ऐतिहासिक घोषणा की थी? 17 जुलाई 1917, 20 अगस्त 1917, 25 अगस्त 1917, 29 अगस्त 1917। 20 अगस्त 1917 को ये घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इरविन और गांधी संधि के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन 1, हिंसा के लिए दोषी सिद्ध व्यक्तियों सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, यही कथन जो है वो सही नहीं है। सरकार अभी तक जमा नहीं हुए सभी जुर्मानों की माफ़ी पर सहमत हो गई, ये सही है। इस्तीफा दे चुके सरकारी कर्मचारियों के प्रति उदार व्यवहार किया जाए, ये भी सही है। सरकार ने समुद्र तट के किनारे रहने वाले ग्रामीणों के उपभोग के लिए नमक बनाने के अधिकारों को स्वीकृति दी, ये भी सही है। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को रियासती राज्यों को स्वतंत्र दर्जा दिए जाने का विचार पसंद नहीं आया, सही कथन है। कारण आर, ऐसा माना गया कि उनके स्वतंत्र राज्यों के रूप में अस्तित्व से भारत के एक प्रगतिशील राष्ट्र बनने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कथन जो है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? दांडी, बडाला, सानीकट्टा, धरसाना। तो सरोजिनी नायडू ने जो है वो धरसाना नामक स्थान पर किया था, ऑप्शन 4। भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाला कौन रियासती राज्य था? पटियाला, बड़ौदा, बीकानेर, उदयपुर। तो बीकानेर जो है वो हस्ताक्षर करने वाला रियासती राज्य था। द्वैध शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना तर्कसंगत नहीं थी? प्रांतीय स्तर पर विषयों का दोषापूर्ण विभाजन, ये सही है। मंत्रिमंडलीय सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव, ये भी सही है। हस्तांतरित विषयों के लिए वित्त का अभाव, सही है। नवनियुक्त मंत्री अनुभवहीन एवं अयोग्य थे, ये जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक इतिहासकार की रिएक्टर सारणी पर मापा गया अब तक का सबसे व्यापक भूचाल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द ओपन डोर, द न्यू डील, द ग्रेट डिप्रेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो है ऑप्शन 3, द ग्रेट डिप्रेशन। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में उल्लिखित इतिहासकारों को सूची 2 में दिए गए इतिहास लेखन की विचारधारा से सुमेलित कीजिए। दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आर पाम दत्त जो है वो है मार्क्सवादी, रणजीत गुहा उपासरी, W.W. हैंटर
जो है वो है साम्राज्यवादी और B.T. बसु राष्ट्रवादी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, किस संदर्भ में सर्वोच्चता शब्द का उपयोग किया गया था? ब्रिटिश ताज और भारतीय रियासती राजाओं के बीच संबंध का वर्णन करने के लिए, यही सही कथन है। इसी के लिए जो है वो सर्वोच्चता शब्द का उपयोग किया गया था। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्र नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान, फ्रांस संविधान, ब्रिटेन संविधान, अमेरिकी संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से जो है वो ली गई है। अगला क्वेश्चन है, जैक्स डेरिडा के विनिर्माण की पद्धति का मेथड ऑफ डिकंस्ट्रक्शन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में प्रस्तुत किया गया? ऑफ ग्रामोटोलॉजी, स्पीच एंड फिनोमिना, राइटिंग एंड डिफरेंस। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 ऑफ ग्रामोटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर आधुनिकतावादी समालोचक नहीं है? जैक लैकान, हेडन वाइट, मिशेल फुको, जैक्स डेरिडा। तो हेडन वाइट जो है वो आधुनिकतावादी समालोचन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास लेखन के संदर्भ में डी कोसाम्बी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन 1, उनका लेखन एक पद्धति को प्रतिबिंबित करता है जो समाज विज्ञान, मानव विज्ञान, पुरातत्व के साथ ऐतिहासिक अन्वेषण को जोड़ता है। ये सही कथन है। ऑप्शन 2, उन्होंने भारतीय इतिहास के अति सूक्ष्म और भ्रामक काल विभाजन को स्वीकार किया। ये कथन जो है वो सही नहीं है। उन्होंने राजवंशी तालिकाओं और विजयों के अभिलेखों को अस्वीकार कर दिया। ये भी सही है। वह उत्पादन की पद्धतियों एवं सामाजिक संगठन के प्रकारों में अधिक रुचि रखता था। ये भी सही है। जो सही नहीं है वो है ऑप्शन 2। इसी के साथ आज का पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।